हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूरा अंक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अंतराल है, त्रिशंकु है, तट की खोज है, या फिर वागधारा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वागधारा वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्रिशंकु सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है। और अंतराल मोहन राकेश की रचना है। तट की खोज हरिशंकर प्रसाई की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 कक्षा है संस्मरण विधा की रचना है। दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे यायावर रहेगा याद, पतितों के देश में। तो संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे संस्मरण विधा की रचना है, और एक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। बाजे पायलिया के घुंघरू ये निबंध है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। अरे यायावर रहेगा याद ये अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। पतितों के देश में उपन्यास है रामवृक्ष बेनीपुरी का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का है आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरिशंकर प्रसाई की रचना है कल्पवृक्ष, धरती के फूल, मेरे विचार, तब की बात और थी। तो हरिशंकर प्रसाई की रचना है तब की बात और थी। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कल्पवृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। और धरती के फूल कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखा चित्र पर आधारित रचना है। मुद्रा राक्षस, साहित्य लोचन, अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। तो रेखा चित्र पर आधारित रचना है मेरे प्यारे बच्चों अतीत के चलचित्र, और ये महादेवी वर्मा की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, सुमित्रानंदन पंत को, सराहपा को, अज्ञेय को। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सराहपा को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। तो कामायनी में सर्गों की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है आप कमेंट करके बताएंगे। इसका उत्तर 12 है, 14 है, 15 है, या फिर 17 है। इसके बाद अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, पल्लव पर, कला और बूढ़ा चांद पर। तो कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा रचना पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। ठीक है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है सामधेनी काव्य के रचयिता हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर सामधेनी काव्य के रचयिता हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऐसा कोई घर आपने देखा है अज्ञेय की रचना है। पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की है। स्वर्ण किरण सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न है, 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है।
माता भूमि पृथो अहम पृथव्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र के निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो राष्ट्र शब्द दिख जाए, मातृभूमि शब्द दिख जाए, माता शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक है मेरे प्यारे बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल। कैसे याद रखेंगे? रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे लिखना है। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। देख सकते हैं, आपको उत्तर आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। बस आपको अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ना है, सारे उत्तर मिल जाएंगे आपको। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी जन यानी मनुष्य के कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनों दिन की धूमधाम भी मिट गई। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है अशोक के फूल, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो किसकी व्याख्या करना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह के समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक कौन है? तो अशोक का वृक्ष हो जाएगा। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वह उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट गई है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 अंक का होता है। कान दूत कैंधो ब्रह्मदूत पधारे आप। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। धारे प्रण फैरन को मति ब्रजबारी की, आपने तो मुझ ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। कहे रत्नाकर। रत्नाकर जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहती हैं कि पे प्रीत रीत जानत ना। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हैं। ठानत अनीति आन नीत ले अनारी के, और अनाड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहे जो तुमने कहा कि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, हमने मान लिया। तो हूँ हमें भावना न भावत अन्यारी की, फिर भी हमें श्री कृष्ण से अन्यत्र भावना अच्छी नहीं लगती। जय हैं बन बिगर न वरित्ता वरित की। यदि समुद्र में एक बूंद मिला दिया जाए तो समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बूंदता विलय है बूंद विवश बेचारी का, लेकिन उस बेचारी बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। तो ये उद्धव प्रसंग से लिया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके क्या है? कवि हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गोपियों ने किसे और क्यों अनाड़ी कहा है? तो गोपियों ने कान्हा को अनाड़ी कहा है क्योंकि वह उनके प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना था कि कान्हा ने उन्हें धोखा दिया, इसलिए वह उन्हें अनाड़ी मानती हैं। इसके बाद गा नंबर प्रश्न है, अनीति और भावत शब्दों का अर्थ। तो अनीति का अर्थ होता है अन्याय, गलत तरीके से। भावत का अर्थ होता है प्रेम करना है, मानना।
कानदूत केंद्रो ब्रह्मदूत हैं पधार्या पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कानदूत केंद्रो ब्रह्मदूत हैं पधार्या पंक्ति में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है, जिसमें दूत और पधारे शब्दों का समान ध्वनि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया, फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर्मो स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शीश अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी धार। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पाठ का नाम अभिनव मनीष और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए हम इसके पूरे पैराग्राफ की आपको व्याख्या बता देते हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि ने मानव को चेतावनी दी है कि यदि विज्ञान एक तलवार के समान है तो इसे छोड़ देना चाहिए। यह चेतावनी इसलिए है क्योंकि मानव अभी भी शिशु और नादान है और उसे विज्ञान के खेल में उलझना नहीं चाहिए। कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को विज्ञान की तीखी धार और उसके संभावित नुकसान के बारे में समझना चाहिए। फिर है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है? तो कवि ने मानव को विज्ञान के प्रति सचेत किया है। उन्होंने यह कहा है कि विज्ञान की शक्ति और उसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि इसमें खतरनाक पहलू भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? तो कवि ने कहा है कि विज्ञान यह तलवार के समान है तो मनुष्य को इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह अभी नादान है। विज्ञान के साथ खेलने का साहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी धार तीखी है और यह अंगों को काट सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि विज्ञान का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो इसमें वीर रस है, अलंकार है उपमा। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है और 5 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसका वीडियो आपके चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिहर। इसके बाद 6 नंबर है, पंचलायट कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए अथवा कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। इसके बाद 7 नंबर है, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। उत्तर लगभग 80 शब्दों में है और 5 अंक में है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। इसमें प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 अंक का होता है, 5 अंक अनुवाद के लिए मिलेंगे और 2 संदर्भ के लिए मिलेंगे। ठीक है, संदर्भ लिखना जरूरी है, तभी आपको पूरे 7 अंक मिलेंगे। तो चलिए इसका अर्थ हिंदी में अनुवाद देखते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय, वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से सुरक्षित रखी जाती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देववाणी है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यदा अयम षोडशा वर्ष देशी आसीत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंदा नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद देख सकते हैं यहाँ पे। जब वे लगभग 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन की मृत्यु हैजे से हो गई। 3 वर्षों के उपरांत इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। इन दोनों की मृत्यु देख इनके मन में प्रश्न उठा कि मृत्यु के भय से कैसे मुझे और कैसे इस जग को मुक्ति मिल सकती है। ऐसा विचार करते हुए इनके हृदय में सहसा वैराग्य का दीपक जल उठा। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने के उपरांत मूलशंकर ने घर त्याग दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का खा है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेम उसी प्रकार है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
वर्ष परवेगः विपुला पतन्ति प्रवाहन्ति वाता समदूर्ण वेगा प्रनष्टकूला प्रवाहन्ति शीघ्रम नद्यो जलत विप्रतिपन्न मार्गा। तो संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। अनुवाद कैसे लिखना है? वर्षा की अधिक झड़ी पड़ रही है, तेज हवा बह रही है, किनारों को तोड़कर अपना रास्ता बदलकर नदियाँ तीव्रता से जल बहा रही हैं। फिर अथवा करके दिया हुआ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही इसमें से करना है। अर्ध दानव वैरण्या गिरजय अर्ध शिवासुतम, यानी भगवान शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने। इस प्रकार से हे राजन, पृथ्वी तल पर पूरी तरह से शिव का अभाव दिखाई देने से गंगा सागर में और चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में चला गया, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में चली गई और भिक्षा मुझे मिल गया। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, ये होता है 4 अंक का, 2 प्रश्न करने होते हैं आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद 10 का का खा गा है, रस अलंकार छंद से, यानी रस से 2 अंक, छंद से 2 अंक और अलंकार से 2 अंक, कुल मिलाकर के 6 अंक का होता है। तो इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है रस अलंकार छंद का। इसके बाद 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 9 अंक का होता है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद 12 का पहला है, नयनम का संधि विच्छेद ने प्लस अनम होता है, कलाव्यू का संधि विच्छेद कलो प्लस यू होता है। इसके बाद है अगला, वृद्धा का संधि विच्छेद, तो वृद्ध प्लस क्या होता है? धा होता है, वृद्ध प्लस धा होता है। इसके बाद अगला है, निम्न में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो अनुरूपम में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अनु उपसर्ग लगा है तो इसमें अव्ययीभाव समास है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर है धीमान, धीमान में धी शब्द है और मतुप प्रत्यय है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बलवती, इसमें भी मतुप प्रत्यय है। इसके बाद खा नंबर है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आकाशे छात्रे समम स्नाति, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें है तृतीया विभक्ति। श्री गणेशाय नमः, इसमें है चतुर्थी विभक्ति। और मातु हृदया कन्या प्रत स्निग्ध भूत, इसमें है द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।